नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 से संबंधित। पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसके समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया गया था? द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 was prepared by the Economic Division of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, under the overall guidance of who of the following? The right answer is option number C. V. अनंत नागेश्वरन। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कि वर्तमान में है वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को लोकसभा में सांख्यिकीय परिशिष्ट के साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। ध्यान में रखिएगा, इसे प्रायः संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। इसके बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया। वर्ष 2024-25 की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? What is the estimated GDP growth rate of financial year 24-25? The right answer is option number B. 6.5 से 7%। आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से लेकर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि काफ़ी हद तक संतुलित है। भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो कितनी रही? 8.2% रही। वित्त वर्ष 2024 की 4 तिमाहियों में से 3 तिमाहियों में जो विकास दर थी वह 8% से अधिक रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की अनुमानित विकास दर क्या रही? व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1.4%। 2023-24 के अनंतिम अनुमान यानी प्रोविजनल एस्टिमेट के अनुसार कृषि क्षेत्र की विकास दर रही है 1.4%, जो कि 2023-24 के 4.7% से काफ़ी कम है, जिसका मुख्य कारण देरी से और खराब मानसून वजह था एल नीनो का इफेक्ट के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट है। यह 2018-19 की बात से सबसे धीमा है। मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में भारतीय कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्रीज जीडीपी एट करंट प्राइसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 18%। भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान कर रहा है अभी वर्तमान में, और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी रही 18.2%। इसने पिछले 5 वर्षों के दौरान 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी? व्हाट वाज द रिटेल इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5.4%। केंद्र सरकार द्वारा समय पर उठाए गए नीतिगत कदमों और भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य स्थिरता संबंधी उपायों से खुदरा मुद्रास्फीति फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 6.7% से घटकर आ गई है 5.4%, जो कि महामारी से लेकर अब तक की अवधि में न्यूनतम स्तर है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई दर कितनी रही? 6% से कितनी रही? कम रही। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में
हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था? व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन द टोटल टैक्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 55%। कुल राजस्व में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का योगदान रहा 55%, और अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का योगदान रहा 45%। अब डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है? इसमें भुगतान सीधे उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन पर यह कर लगाया जाता है, जैसे कि आयकर, इनकम टैक्स, संपत्ति कर, उपहार कर इत्यादि। और अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में सामान बेचने वालों या जो सेवा प्रोवाइड करते हैं उस पर लगाया जाता है, जैसे कि सर्विस टैक्स, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क, जीएसटी इत्यादि। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित मुद्रास्फीति दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 एज पर आरबीआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4.5%। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए महंगाई दर रखी है 4.5% और 2025-26 के लिए 4.1%। यह अनुमान लगाया गया है कि मानसून सामान्य रहेगा और कोई बाहरी या नीतिगत बाधाएं नहीं आएंगी। आईएमएफ ने भारत के लिए महंगाई दर को 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार कितने लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही है? हाउ मेनी पीपल हैज़ द गवर्नमेंट बीन एबल टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स
इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 81.4 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से नवंबर 2023 में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने पर मंजूरी दी गई थी और यह पिछले साल रहा 81.4 करोड़ लोगों को प्रोवाइड किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राथमिक पूंजी बाजारों में कितना पूंजी सृजन हुआ? हाउ मच कैपिटल क्रिएशन टुक प्लेस इन द प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10.9 लाख करोड़। यह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निजी और सरकारी कंपनियों के सकल स्थिर पूंजी सृजन का लगभग कितना है? 29% है। भारतीय शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण काफी बढ़ गया है। बाजार पूंजीकरण वर्सेस जीडीपी अनुपात में पूरी दुनिया में ये 5वें सर्वाधिक स्तर पर रहा। वर्ष 2023 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इन द ईयर 23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 38वें स्थान पर। दुनिया के 139 देशों में भारत की स्थिति विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 6 पायदान बेहतर हुई है। भारत की स्थिति 2018 के 44वें स्थान से बेहतर होकर 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? व्हाट वाज द इंडियाज शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1.8%। विश्व के व्यापारिक निर्यातकों में भारत की स्थिति 19वें स्थान से बढ़कर कितने स्थान पर पहुंच गई है? 17th प्लेस पर पहुंच गई है। इसकी हिस्सेदारी 2014 में 1.7% हुआ करती थी, जो कि 2023 में कितनी हो गई है? 1.82%। भारत के सेवा निर्यात में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 23-24 में $341.1 बिलियन रही। इस वृद्धि का मुख्य कारण आईटी सॉफ्टवेयर या अन्य व्यापार सेवाएं थी। भारत में धन प्रेषण प्रवाह 2023 में कितने अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है? रेमिटेंस फ्लोज टू इंडिया हैज रीच्ड हाउ मेनी बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 120 अरब यूएस डॉलर। विश्व बैंक ने जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत को 2023 में 120 बिलियन यूएस डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई, जो इसी अवधि के दौरान मैक्सिको को प्राप्त 66 अरब डॉलर से लगभग दोगुना है। तीसरे स्थान पर रहा चीन 50 बिलियन यूएस डॉलर के साथ, चौथे स्थान पर फिलीपींस और 5वें नंबर पर पाकिस्तान 27 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। ये थे टॉप 5 कंट्रीज रिमिटेंस के मामले में। 31 मई 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? What has been the share of non-fossil sources in the installed power generation capacity by May 31, 2024? The right answer is option number C, 45.4%। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो 2030 के लक्ष्य से 9 वर्ष पहले ही भारत ने हासिल कर लिया। भारत के स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में कितना प्रतिशत बढ़ा है? 396% बढ़ा है, और अभी यह वर्तमान में कितनी हो गई है? 203.19 गीगावाट, जो कि कुल देश की क्षमता का लगभग कितना है? 45.4% है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2023 के दौरान लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या था? व्हाट वाज इंडियाज एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो बाय मार्च 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
18.7%। भारत का बाहरी ऋण पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है और अभी यह 18.7% है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में वर्ष 2022 में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही? व्हाट वाज इंडिया शेयर इन वर्ल्ड टूरिज्म रिसीट्स इन द ईयर 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.58%। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2021 के 1.38% से बढ़कर वर्ष 2022 में 1.58% हो गई है। भारत में पर्यटन देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 4.6% है। भारत में वर्ष 2023 में कितने विदेशी पर्यटक आए हैं? 92 लाख। पिछले 9 वर्षों में पीएम आवास ग्रामीण के तहत कितने करोड़ आवास बनाए गए? हाउ मेनी करोड़ हाउसेस वर बिल्ट अंडर पीएम आवास ग्रामीण इन द लास्ट 9 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2.63 करोड़। पीएम आवास योजना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान बनाए हैं। 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं। सत्र 2014-15 से ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़कें भी बनाई गई है। भारत में वित्त वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर क्या थी? व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3.2%। भारतीय श्रम बाजार में सुधार के कारण 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई। युवा बेरोजगारी वर्ष 2017 के 17.8% से घटकर कितनी आ गई है? 2022-23 में 10% रह गई है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य फैक्ट्री रोजगार में अग्रणी हैं, जबकि छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे युवा आबादी वाले राज्यों में रोजगार में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र की अनुमानित विकास दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9.5%। वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि दर को 9.5% की औद्योगिक वृद्धि, विशेष रूप से विनिर्माण और निर्माण में से महत्वपूर्ण समर्थन मिला। कोयला ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में इसका योगदान 55% से अधिक है तथा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से आयात पर निर्भरता कम हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र की अनुमानित विकास दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7.6%। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि का आधार रहा है, जिसने वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था में लगभग 55% का योगदान दिया। पिछले दशक में सेवा क्षेत्र में अधिकांश वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर 6% से अधिक देखी गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 7.6% रही। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 5वें स्थान पर रहा है। वित्त वर्ष 23-24 में कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी कितनी थी? 44%। वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बावजूद सेवा निर्यात में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन द ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 329.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में सर्वकालिक उच्चतर स्तर 329.7 मिलियन टन हासिल किया, जो इस क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता की क्षमता को दर्शाता है। कृषि में सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में पशुधन क्षेत्र का योगदान 2014-15 में 24.32% से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया? 30.38%। समग्र टेली घनत्व मार्च 2014 में 75.2% से बढ़कर मार्च 2024 में कितना हो गया है? द ओवरऑल टेली डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 75.2% इन मार्च 2014 टू हाउ मच इन मार्च 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 85.7%। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत का समग्र टेली घनत्व कितना होता है? प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या के रूप में मापा गया है। तो यह मार्च 2024 में कितना हो गया? 85.7%। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 25.1
करोड़ से बढ़ करके अब कितना हो गया 95.4 करोड़। मार्च 2024 के अंत में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या हो गई है 116.5 करोड़। भारत ने 2005 से 2019 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी की है? बाय हाउ मच परसेंट हैज इंडिया रिड्यूस्ड इट्स कार्बन एमिशन इंटेंसिटी फ्रॉम 2005 टू 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 33%। भारत ने 2030 के लिए अपने प्रारंभिक एनडीसी लक्ष्य को 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। विकासशील देशों को एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन विकसित देशों द्वारा केवल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वचन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत G20 समूह का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि की संभावना है। तो भारत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है क्लाइमेट चेंज से। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग कितना गुना हो गया है? बाय अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स हैज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2019-20? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3 गुना। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपये रहा, जो साल दर साल आधार पर 28.2% की वृद्धि हुई है और 2019-20 के स्तर से यह कितना है 2.8 गुना, यानी लगभग 3 गुना अधिक है। नवाचारों के बावजूद बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकारी पूंजीगत व्यय केंद्रीय बना हुआ है। रेलवे और राजमार्गों के लिए सकल बजटीय सहायता वित्त वर्ष 2021 में 36.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में कितना हो गया है 42.9% हो गया है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का परिसंपत्ति मुद्रीकरण राजस्व हासिल किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीव्ड एसेट मोनेटाइजेशन रेवेन्यू ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 40,314 करोड़ रुपये। और अमेरिकी डॉलर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4.83 बिलियन US डॉलर रहा ये अब तक का सर्वाधिक परिसंपत्ति मुद्रीकरण राजस्व है, जो कि वित्त वर्ष 2018-19 से तुलना करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपये यानी 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जुटाई गई। भारतीय रेलवे पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है? व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन रेलवेज इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2.62 लाख करोड़ रुपये। भारतीय रेलवे पर पूंजीगत व्यय 5 वर्षों में 77% बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 2.62 लाख करोड़ रुपये बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 31.41 US डॉलर बिलियन में हुआ है, जिसमें 68,584 से अधिक मार्ग किलोमीटर है और रेलवे में कर्मचारियों की संख्या है 12.54 लाख। पिछले 5 वर्षों में हवाई अड्डा क्षेत्र में लगभग कितने करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हुआ? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी करोड़ रुपीज वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द एयरपोर्ट सेक्टर इन द लास्ट 5 years? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 72,000 करोड़ रुपये। और ये अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.63 बिलियन US डॉलर, जिसमें 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई और 62 मिलियन अतिरिक्त यात्री क्षमता जोड़ी गई। 2023 में आवासीय अचल संपत्ति की बिक्री कितने लाख इकाई तक पहुंच गई है? रेजिडेंशियल रियल इस्टेट सेल्स रीच हाउ मेनी लाख यूनिट्स इन 23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4.1 लाख इकाई। 2023 में आवासीय अचल संपत्ति की बिक्री 4.1 लाख इकाई तक पहुंच गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि रही है 33% तथा नई आपूर्ति रही 5.2 लाख इकाई तक पहुंची है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल GST संग्रह कितने रुपये तक पहुंच गया? हाउ मेनी रुपीज डिड द ग्रॉस GST कलेक्शन रीच इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 20 लाख करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल GST संग्रह रहा
18 लाख करोड़ रुपये। बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 242 बिलियन US डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि को दर्शाता है, जो मजबूत घरेलू व्यापार गतिविधि का संकेत देता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 2011-12 के मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन यानी GVA वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ा? बाय व्हाट परसेंट ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA इंक्रीज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 एट 2011-12 प्राइसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 7.2%। वित्त वर्ष 2023-24 में अस्थिर कीमतों पर 2011-12 के लेवल पर शुद्ध करों में 19.1% की वृद्धि हुई, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उचित रूप से मजबूत कर वृद्धि और सब्सिडी व्यय के युक्तिकरण से सहायता मिली है। इसके कारण वित्त वर्ष 2023-24 में GDP और GVA के वृद्धि में अंतर आया है। GDP रहा 8.2% ग्रोथ और GVA 7.2%। वित्त वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर GVA में आप 3 जो सेक्टर हैं उसकी तुलना करें तो कृषि सेक्टर में जो हिस्सेदारी रही है 17.7% की हिस्सेदारी रही है। उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है 27.6% और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है 54.7%। दोस्तों, जल्द ही आपके सामने बिहार का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय का कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।